This is really going to be the most thrilling of all scenes. ख़ास तौर पर इस एपिसोड के एपिसोड 14 मुहाफ़िज़ एपिसोड 14 का ये पहला सीन है. इन अ वे दिस इज़ द फर्स्ट सीन एंड दिस वेरी मच लेंथी आल्सो और सो मच थ्रिलिंग. घर से बड़े अच्छे निकले थे सारे कि सी ऑफ करने जा रहे हैं पारस और आफताब को और एयरपोर्ट तक जा रहे हैं. लेकिन रास्ते में ये वाक़या हो गया. एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी. शाहीन की, आफताब की मामा की और पारस उतर कर इधर उधर गायब हो गई. शुरू सीन से ही ये लग रहा था कि कुछ इतना आसान नहीं है पारस का इस तरह निकलना, इस तरह एग्री हो जाना बाहर जाने के लिए. और जिस तरह पारस मुस्कुरा रही थी और जिस तरह वो आफताब को देख रही थी उससे लग रहा था कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं है, ज़रूर इसके पीछे कुछ होने वाला. तो ख़ास तौर पर जब आफताब कहता है कि पारस मेरे साथ आओ, हम एक गाड़ी में बैठते हैं, तो पारस कहती है कि नहीं, मैं फूफो के साथ बैठूंगी. तो इस तरह पारस का प्लान शुरू से ही यही था, यकीनन यही था. और मीर बहजाद और आफताब एक गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसे सिकंदर ड्राइव कर रहा है और पारस और शाहीन एक गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसे नदीम ड्राइव कर रहा है. और इस तरह हम देखते हैं कि ये सारे एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं. घर से बज़ाहिर ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आ रहा था कि किसी को कोई तकलीफ़ है. सारे खुश थे, इवन पारस भी खुश थी, स्माइल थी दे रही और आफताब को घूर ज़रूर रही थी जिससे हमें अंदाज़ा होता था कि कुछ होने वाला. बहरहाल रास्ते में एक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है और पारस दरवाज़ा खोलकर सड़क क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ आ जाती है. दूसरी तरफ भागती हुई वो एक रिक्शे में आकर बैठ जाती है. रिक्शे में एक कॉलेज का नौजवान या स्कूल का कोई बच्चा बैठा हुआ है और पारस को ये अंदाज़ा नहीं है. वो एकदम रिक्शे में बैठती है तो रिक्शे वाले को चलने का कहती है तो पता लगता है कि वो भी बैठा हुआ है. बहरहाल पारस वहीं बैठी रहती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं. पारस कहती है कि उसकी जान का ख़तरा है, उसके पीछे कुछ मुजरिम लगे हुए हैं. तो इस तरह रिक्शा एक दो जगह पर रुकता है. जब वो सर्च शुरू करते हैं नदीम और शाहीन और ये सारे, तो उस वक्त भी कुछ लोग पूछते हुए उस रिक्शे के पास आते हैं कि उस लड़के से पूछते हैं कि उसने किसी लड़की को तो नहीं देखा इधर से गुजरते हुए जाते हुए. वो साफ इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा. तो इस तरह ये सीन और भी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब वो लड़का इनकार करता है. और वो लड़का जाहिर है कि उसके अंदर कुछ टेंडेंसी है अपने आप को हीरो फील करने की, जो फिल्मों वगैरह में ये सीन्स होते हैं इस तरह का फील करने की. वो एक चादर भी दे देता है पारस को और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं. पारस अब कहाँ जा रही है उस लड़के के साथ, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है. दूसरी तरफ शाहीन जब अपने भाई को फ़ोन करती है मीर बहजाद को, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा गाड़ी को वापस मोड़ने पर निकालता है कि जल्दी से वापस मोड़ो. हमारा सिकंदर कहता है कि यू टर्न बड़ा दूर है. वो कहता है कि यू टर्न को दफ़ा करो, जल्दी गाड़ी मोड़ो किसी तरीके से भी. और इस तरह हम देखते हैं कि मीर बहजाद इज़ गेटिंग आउट ऑफ सेंसेस बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर पारस. और जब पारस गुम हो गई है तब उसके सेंसेस जवाब दे रहे हैं. इससे पहले हम देखते हैं कि नदीम जो पिछले एपिसोड में कोई प्रोमिनेंट डायलॉग डिलीवर करने के लिए चुना गया था, इसमें भी एक बड़ी अच्छी एडवाइस देता है अपनी बीवी को, शाहीन को, कि वो
पारस को ढूंढने में इतनी जल्दी ना करे, वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई होगी और उसने कोई प्लान बनाया होगा और ये कि अच्छा हो गया उसके उनके बेटे की जान बच रही है। इस तरह वो इस खतरे में नहीं पड़ना चाहता और उसे पहले ही अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस तरह की बातें वो करता। तो नदीम जो कि बज़ाहिर अभी तक एक पैसिव सा साइकोफेंट सा इंसान नज़र आता था, इस वक्त पिछली एपिसोड में भी एक डायलॉग में जब वो अपनी बीवी शाहीन को कहता है कि तुम अपने बेटे की कुर्बानी ना दो, अपने बेटे को इतनी मुश्किलात में ना डालो, वहाब दुरानी बहुत ख़तरनाक आदमी है और वो अपने रास्ते में आने वाले किसी इंसान को माफ़ नहीं करेगा, तो हमें इस दुश्मनी में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सीन में भी नदीम ऐसा ही मशवरा देता है कि वो इस सब कुछ से निकल जाए और ये सब छोड़कर अपने बेटे को बचाए और इस सारे काम से निकल जाए, दूर हो जाए। बहरहाल शाहीन को उसकी बात से इत्तेफाक तो लगता है, लेकिन उसे कोई मुनासिब वे आउट नहीं मिल रहा कि वो किस तरह इस सब से निकले, तो इसलिए वो उसकी बात को कोई इतना फौरी रिएक्शन नहीं दे रही और कहती है कि फ़िलहाल तो पारस को ढूंढना प्रायोरिटी है। इतने में मीर behzad यू टर्न लेकर उन तक पहुंच जाता है और फिर चारों निकल कर पारस को ढूंढने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो इतने में मीर behzad अपने गार्ड्स और दूसरे जो मुलाजिम होते हैं उनको डांट कर कहता है कि जाके ढूंढो पारस को और जल्दी करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो आफ्ताब को भी डांट देता है। आफ्ताब कहता है कि मैं भी ढूंढने जाता हूँ, तो वो कहता है कि तुम रहने दो, तुम अगर इस काबिल होते तो और क्या चाहिए था। तो आफ्ताब कहता है कि जब पारस मंगनी के लिए तैयार नहीं थे तो उसको क्यों मजबूर किया गया, और वो कहता है कि जब तुम्हें पता था, मीर behzad कहता है कि जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हें डिसलाइक करती है तो तुम क्यों उसके ऊपर मरे जा रहे थे, तो तुम्हें भी एहतियात करनी चाहिए थी, अलहदा रहना चाहिए था, दूर रहना चाहिए था। बहरहाल शाहीन दरमियान में पढ़कर दोनों मामू भांजे को रोक देती है और कहती है कि फ़ौरन माफ़ी मांगो मामू से। बहरहाल इस सारे काम के दौरान आफ्ताब कहता है कि पारस ज़रूर ज़वार के घर होगी और मीर behzad को उसकी इस बात पर थोड़ा सा और गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहता है और वो कहता है कि इसके अलावा और कोई जगह नहीं है पारस के पास जाने की। वो यकीनन अपने सिक्योरिटी गार्ड के घर गई है और ज़वार के घर गई है। जब मीर behzad उसकी बात पर गुस्सा महसूस करता है और यकीन करता नज़र नहीं आता, तो वो कहता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दें, अभी चलें। तो इस तरह सारे दोनों गाड़ियों में इस बार शाहीन मीर behzad के साथ बैठती है और वो दोनों बाप बेटा एक गाड़ी में बैठते हैं, आफ्ताब और नदीम, और दोनों चारों ज़वार बख्त के घर रवाना हो जाते हैं कि पारस उन्हें वहीं मिलेगी। बहरहाल ये एक अहम सीन है और इसमें आफ्ताब की वजह से ज़वार बख्त का नाम आ रहा है और मीर behzad का पॉइंट ऑफ व्यू या मीर behzad का गुमान या तो सब्र ज़वार बख्त के बारे में थोड़ा सा शेक होता हुआ महसूस होता है। तो लेकिन फिर अभी हम देखते हैं कि आने वाले जो सीन्स हैं उसमें ज़वार बख्त को कैसे क्लियर किया जाता है इस सारे इल्ज़ाम से, तो या वाकई दिखाया जाता है कि वो इस काम में इन्वॉल्व था। हमारे लिए शक व शुबे की राह ज़रूर खुली है, क्योंकि एक रात पहले हम देखते हैं कि ज़वार बख्त लॉन में लेटा हुआ एकदम से उठ बैठता है जब उसे पारस का फ़ोन याद आता है कि उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो हमें ये थोड़ा सा रिमोट एक शक व शुबा महसूस होता है कि हो सकता है वाकई ज़वार बख्त
इस काम में इन्वॉल्व हो, लेकिन इसका हमें कोई इतना यकीन नहीं है खुद भी। देखते हैं आगे सीन में क्या होता है। ओवरऑल ये सीन इज़ वेरी मच पिवटल, और अगला कहानी का जो सारा मदार है वो इसी सीन पर है। और हम ये कह सकते हैं कि इस एपिसोड का भी दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट सीन। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग अलोन। अल्लाह हाफिज़।